प्यारे बच्चों, आओ आज हम 12वीं कक्षा की अंतरा से एक लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रेम घन की स्मृति छाया और इसके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमने गद्य खंड से लेसन लिया है। तो देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने इस लेसन में हमें क्या बताया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय राइटर का दे दूं आपको। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के अगोना गांव में हुआ। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई, प्रारंभिक जो उनकी पढ़ाई थी उसको उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में पढ़ा, लेकिन बाद में उन्होंने स्वाध्याय से सभी भाषाओं का अच्छा अध्ययन भी किया और हिंदी भाषा में वो उच्च कोटि के हिंदी साहित्य के आलोचक भी रहे, इतिहासकार भी रहे और उन्होंने मनोविकारों पर अनेक निबंध भी लिखे। तो कहने का अर्थ है कि शुक्ल जी ने ये जो निबंध है ये उनका एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरण का मतलब होता है कि बचपन में या अपने जीवन की किसी अवस्था में कोई ऐसी घटना जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ दे कि उसको हम अपने शब्दों में पिरोकर और लोगों के सामने रखना चाहें, तो ऐसे निबंध को या ऐसे लेख को हम कहेंगे संस्मरणात्मक लेख। तो ये जो निबंध है ये जो हमारे लेखक है रामचंद्र शुक्ल, उनके बचपन का, उनकी यादों में हिंदी प्रेम के जो हिंदी साहित्य के जो कवि थे उनके प्रति जो उनके मन में एक प्रेम था, जो उनके प्रति उनकी यादें थी, उनको इस निबंध में उन्होंने समेटा है और बताया है कि कैसे उनका हिंदी के प्रति इतना लगाव हुआ। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपके सुविधा के लिए इस पाठ को बहुत संक्षेप में करके इसकी समरी को कुछ मुख्य बिंदु निकाले हैं ताकि आपको ये लेख अच्छे से समझ भी आ जाए और जब भी आप परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें तो आपको ये निबंध टिप्स पर हो कि इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु थे जिनको हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं, सबसे शुरुआत में कहाँ से शुरू होता है पाठ। पाठ शुरू होता है लेखक के परिवार के वातावरण से। रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, मतलब फारसी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और वो पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी भी थे, यानी कि हिंदी की पुरानी कविताएं उन्हें बहुत पसंद थी। उसके अलावा हिंदी व उर्दू की उक्तियों को मिलाने में उन्हें आनंद का अनुभव होता था, यानी कि वो हिंदी जो कवि हैं या लेखक हैं उनकी उक्तियां और उर्दू की उक्तियां, उन दोनों को मिलाकर एक कर देते थे। तो उससे उनका जो नया रूप आता था उसमें उनको ऐसा करने में आनंद आता था। इसके अलावा वो अपने परिवार में रामचरितमानस और रामचंद्रिका को सुनाते थे, यानी कि शाम को अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और सबको रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाते थे। यहाँ पर कहने का अर्थ ये भी है कि शुक्ल जी हमें ये बताना चाहते हैं कि उनके परिवार में एक पढ़ाई का और साहित्य का माहौल उनको बचपन से ही मिला था। उसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी सुनाते थे उनके पिताजी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके नाटक भी इनको सुनने में आनंद आता था हमारे लेखक को, और इसके साथ वो अपने एक बाल मन की एक अच्छी सी बात और हमारे साथ यहाँ पर साझा करते हैं कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र जो नाटक है उसके जो नायक हैं राजा हरिश्चंद्र, उन दोनों में एक रूपता समझते थे, यानी कि समझते थे कि दोनों एक ही हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाते थे बचपन में। बाद में ये अंतर उन्होंने बाद में जाकर समझा।
तो वो समझते थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र एक ही व्यक्ति हैं। तो ये तो था उनका बचपन का, उनके घर का जो वातावरण था कि उनको पढ़ने लिखने का माहौल बचपन से ही मिला घर में। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी का तबादला हो गया। जब हमारे लेखक शुक्ल जी 8 वर्ष के थे तो लेखक के पिता का तबादला हो गया हमीरपुर से मिर्जापुर। अब ये मिर्जापुर आ गए तो वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र व प्रसिद्ध हिंदी कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी का पता चलना। अब यहाँ आकर उन्हें क्या पता चला मिर्जापुर में कि यहाँ पर एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनको वो शुरू से सुनते आए थे बचपन में, उनके कोई मित्र हैं जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो इनको ये बात पता चल गई। तो जब इनको ये बात पता चली तो इनके मन में उनसे मिलने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्कंठा का मतलब होता है तीव्र, प्रबल इच्छा, लालसा। यानी कि ये जानने लगे कि जिस भारतेंदु हरिश्चंद्र को मैं बचपन से सुनता आया हूं, अगर उनके मित्र मुझे मिल जाते हैं तो मुझे उनसे मिलने में बहुत खुशी होगी। तो इन्होंने क्या किया, उनसे मिलने की एक योजना बनाई, मंडली बना ली इन्होंने अपने दोस्तों की। क्यों बनाई मंडली? क्योंकि एक जो इनकी मंडली का एक बच्चा था, अब ये क्योंकि छोटे ही थे अभी, तो अपने साथी, अपने जो इनके एज ग्रुप के बच्चे थे उन्हीं की मंडली बनाकर ये उनको देखना चाहते थे, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी को, जो कि वास्तव में जिनका नाम प्रेमघन भी है। इनका ही पूरा नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो इनके मन में ये उत्कंठा हुई कि क्यों ना मैं उनको घर पे जाकर मिल लूं। तो जो मंडली बनाई उनमें से कोई एक बच्चा उनके घर को जानता था। तो अब इन्होंने क्या किया, 1-1.5 मील दूर उनके घर ये पहुंच गए। घर पहुंचकर उनके घर के आगे नीचे पीछे ये चक्कर काटने लगे, लेकिन इनको चौधरी साहब के दर्शन नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि उनके घर पर पहुंचकर उनकी एक झलक पाना। अब थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सुंदर सा खंबे वाला, बरामदे वाला एक मकान है, जहां पर चौधरी साहब अपना एक हाथ ऐसे टिकाकर खंबे का सहारा लिए, उनके कंधों तक लंबे लंबे बाल हैं और उनकी जो मकान है वो लताओं से घिरा हुआ है, वहां आकर खड़े हो गए। तो थोड़ी देर वहां खड़े होने के बाद वो अंदर वापस चले गए। यानी कि यही है एक झलक का पाना। यानी कि एक झलक हमारे जो लेखक है उन्होंने उनकी देखी और उसके बाद जो प्रेमघन जी हैं वो अंदर चले गए। तो ये थी उनकी एक झलक। अब कैसे इनका रुझान हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ा, हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ता रुझान। अब इनका रुझान, अब मैंने ये पॉइंट्स भी इस तरीके से बनाए आपके लिए कि यदि आपको इसी में से प्रश्न उत्तर आएंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हमें कौन से आंसर में क्या लिखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के प्रति इनका रुझान कैसे बढ़ा। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या बातें थी जिनसे इनका हिंदी साहित्य के प्रति रुझान बढ़ा। अब एक और कैरेक्टर है पंडित केदारनाथ पाठक। उन्होंने हिंदी पुस्तकालय से पुस्तकें, उनके पुस्तकालय ने, उन्होंने एक पुस्तकालय खोला था जहां से हमारे लेखक शुक्ल जी हिंदी की पुस्तकें ला लाकर पढ़ते थे और इनके घर में जीवन प्रेस की पुस्तकें भी आती थी। तो वहां वो पुस्तकें भी ये बड़े शौक से पढ़ते थे। तो हिंदी की पुस्तकें पढ़ना इनका शौक था। तो ये पुस्तकालय जाते और वहां से पुस्तकें पढ़ते। फिर एक बार क्या हुआ कि किसी के साथ ये काशी गए बारात में। अब जब ये काशी बारात में गए तो इन्होंने देखा कि किसी मकान से केदारनाथ जी निकल रहे हैं, जिनका पुस्तकालय था जहां से ये पुस्तकें ला ला के पढ़ा करते। तो जब ये उनसे मिले तो बड़े खुश हुए, वो भी इन्हें देखकर पहचानने लगे कि ये लड़का तो हमारे पुस्तकालय में अक्सर आता है और किताबें पढ़ता है हिंदी की। तो अब जो है उन्होंने बताया कि जहां से वो निकल रहे थे, जिस घर से, वो भारतेंदु जी का घर है, इन्हें पता चला।
तो सोचो कि शुक्ल जी को सिर्फ ये पता चलना कि जहां से केदारनाथ जी निकल रहे हैं वो घर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, इनके मन में ना जाने कितनी अच्छी भावनाएं, कितने भाव इनके मन में आए और ये उस घर को देखते रहे बड़ी देर तक। कहने का अर्थ है कि इन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत करीब हूं, बहुत मैंने उनके घर को करीब से देख लिया। ये मेरी इनकी खुशी थी इसमें, और उस भावना को ये अपने शब्दों में भी नहीं पिरो पा रहे थे। अब क्या हुआ, जब इन्हें ये पता चला कि ये भारतेंदु जी का घर है, तो केदारनाथ जी से बात करते करते ये दूर तक निकल गए और फिर इनकी केदारनाथ पाठक से अच्छी मित्रता भी हो गई। तो इस प्रकार इन्होंने हिंदी में अपना रुझान, अपनी रुचि दिन पे दिन बढ़ाते रहेंगे। अब आता है कि जब ये 16 वर्ष के हो गए तो फिर इन्होंने कैसे एक मित्र मंडली बनाई। इसके बाद 16 वर्ष की आयु के मित्र थे इनके वहां पर, अपनी ही उम्र के हम उम्र मित्र थे। उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कई बार क्वेश्चन में कि उनके नाम क्या क्या थे। काशी प्रसाद जी थे, जायसवाल भगवान दास जी थे, पंडित बद्रीनाथ गौड़ थे, पंडित उमा शंकर द्विवेदी थे। ये इन्हीं के हम उम्र मित्र थे। और ये अपनी बातों में बातें भी क्या करते थे, हिंदी साहित्य की बातें करते थे, रचनाओं की बातें करते थे, हिंदी के लेखक और कवियों की बातें करते थे। और जो इनकी भाषा भी थी वो भी अच्छी हिंदी थी, बढ़िया वाली हिंदी, जबकि उस जमाने में उर्दू का दौर था। और जहां पर लेखक रहते थे वहां पर ज्यादातर लोग या तो वकील थे, या तो मुख्तार लोग थे, अफसर लोग थे, जिनकी कचहरी में काम करने वाले लोग थे, जिनकी भाषा उर्दू थी। तो उर्दू भाषी लोगों में जब ये मित्र मंडली बात करते हुए इनको सुनते थे लोग, तो ये अपनी भाषा जो शुद्ध हिंदी बोलते थे और निस्संदेह जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। निस्संदेह का अर्थ होता है नो डाउट, किसी बात को कहने में कि हाँ हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, निस्संदेह। तो ऐसा शब्द ये बार बार प्रयोग करते थे अपनी बातों में हिंदी के। तो फिर क्या हुआ कि इनकी मित्र मंडली का नाम ही पड़ गया निस्संदेह। निस्संदेह शब्द जो ये प्रयोग करते थे अपनी भाषा में, अपनी बातचीत में, उससे इनकी मित्र मंडली का नाम क्या पड़ गया, निस्संदेह मंडली। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। अब लेखक कहते हैं कि 16 वर्ष का होते होते अब मैं भी अपने आप को लेखक मानने लगा था। यानी कि अब इनकी रुचि भी और इनके लिखने की क्षमता भी इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें लगता था कि मैं भी अब लेखक बन गया हूं। यानी कि ये स्वयं को लेखक मानने लगे थे। अब इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है, प्रेमधन की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस पाठ में, क्योंकि ये जो पूरी बातें हैं, जितनी भी लेखक ने अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं वो यहाँ पर पिरोई हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेमधन के आसपास घूमती हैं। यानी कि ये जो हमारे कवि हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, उनकी जो स्मृति है उसी के इर्द गिर्द ये बातें घूमती हैं। इसीलिए लेखक ने ये पाठ स्मृति छाया के रूप में लिखा। तो अब हम जानते हैं कि जो प्रेमधन जी थे, जिनकी एक झलक पहले देखी थी इन्होंने, अब क्या हुआ कि प्रेमधन की विशेषताओं में हम जानेंगे कि अब प्रेमधन जी के घर में भी इनका आना जाना हो गया था, क्योंकि ये अब अपने आप को राइटर मानने लगे थे और लिखने लगे थे। तो अब ये कहते हैं कि जो चौधरी साहब थे, यानी कि जो प्रेमधन जी थे, वो हिंदुस्तानी रईस थे। रईस का मतलब है कि वो बहुत पैसे वाले थे, धनाढ्य थे, संपन्न थे। यानी कि ये उनकी चाल ढाल से, उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से झलकता था कि जैसे कोई छोटा बच्चा पान की तस्तरी लिए चल रहा है, घर में नौकर चाकर हैं। तो इस प्रकार का वातावरण उनके घर का है। उनका घर बहुत अच्छा है, आलीशान है। और क्या बताया कि त्योहारों को धूमधाम से मनाना, जैसे होली है या बसंत पंचमी है या कोई और त्योहार है, उनके घर में ये त्योहार बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़ी धूमधाम से
बड़े रंगारंग ढंग से मनाए जाते थे ये त्योहार। तो क्योंकि वो संपन्न थे तो वो त्योहारों को इस तरीके से मनाते थे। उनकी हर अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकना, यानी कि उनके स्वभाव से और उनके रहन सहन से लगता था कि वो वाकई में रईस है, इसका ये मतलब है। और बात करने का निराला अंदाज, ये बहुत अच्छी बात है प्रेमघन जी की विशेषता में, कि वो जो बात करते थे वो साहित्य की भाषा उनकी बिल्कुल अलग थी, और जो इनकी बोलचाल की भाषा थी वो बिल्कुल अलग थी। तो बड़ा निराला अंदाज था उनका बोलने का। और नौकरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार। अब प्रेमघन जी के घर में जो नौकर थे ये रईस थे, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि वो नौकरों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। अगर नौकर कुछ तोड़ भी देता था, कुछ गिरा भी देता था, तो भी, जैसे मान लो किसी से गिलास गिर गया तो ये पूछते थे कारे बचाते नहीं, यानी कि भाषा भी ऐसी व्यंग्यपूर्ण और बात करने का ढंग भी निराला। भाषा में वक्रता, वक्रता का मतलब यही है कि बात हम कह कुछ रहे हैं व्यंग्यपूर्ण और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद लोगों को बनाने की आदत। एक और इनकी विशेषता बताई कि लोगों को बनाते थे। बनाने का अर्थ मूर्ख बनाना, मतलब जैसे लोग कोई इनसे मिलते थे तो ये बनाने में लगे रहते थे। जैसे एक ही घटना यहाँ पे लेखक ने हमें बताई कि कोई इनके पड़ोसी आए और बोले कि आज कैसे हो, तो उन्होंने पूछा एकादशी है, सिर्फ पानी खाया है। तो इन्होंने पूछा सिर्फ पानी खाया है, फलाहार नहीं पिया। तो मतलब बातों को थोड़ा व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहना। या कभी एक और पड़ोसी से इनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, ये मुझे घन चक्कर शब्द है, इसका मीनिंग नहीं समझ पाता। तो पड़ोसी जी भी इन्हें बनाने लगे, क्योंकि ये लोगों को बनाते थे तो और लोग भी इनको बनाने की ताक में रहते थे। तो उन्होंने कहा ये क्या मुश्किल है, रात को सोने से पहले कागज कलम उठाओ, उस पर सुबह से लेकर रात तक जो भी काम किए उन्हें लिख डालो और फिर उन्हें पढ़ डालो। तो ये थोड़े हंसने वाले, हंसाने वाले और थोड़े ऐसे प्रसंग हैं जो आज तक लेखक के मन में एक अच्छी सी यादें छोड़ गई हैं, और वो हमारे साथ अपने इस लेख में उनको साझा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें उनके चरित्र में, उनकी विशेषताओं में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और बात भी यहाँ पर हमारे साथ बताई कि इनके जो सहपाठी थे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी उस समय, जिसका नाम था उर्दू बेगम, क्योंकि उस समय उर्दू ही भाषा जो है वो चलन में बहुत ज्यादा थी। तो उर्दू बेगम जो है वो पुस्तक एक कहानी के रूप में इन्होंने बताया कि कैसे जो है इस पुस्तक में शुरू से लेके उर्दू कैसे बनी, कैसे उसका विस्तार हुआ। तो एक ये बात इन्होंने हमारे साथ बताई। और इस लेख में इन्होंने एक चीज और भी बताई कि जैसे बैठे बैठे छत पर बातें कर रहे हैं सब लोग, तो उन्होंने कहा कि जो लैंप जल रहा था चौधरी साहब के साथ दूर रखा हुआ था, तो लैंप जो है धीरे धीरे उसकी बत्ती भभकने लगी, बब 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 करके। तो लैंप भभकने लगा तो लगा कि इसको बत्ती को नीचे कर देना चाहिए ताकि लैंप फूटने से चिमनी उसकी टूट जाए, उससे पहले उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि वो बहुत ही रईस थे और उनके अंदाज से रईसी टपकती थी, तो जो चौधरी साहब थे उन्होंने लैंप को बंद करने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वो अपने नौकरों को आवाज देते रहे। और क्या कहा उन्होंने, अरे फूट जाई तबे चलत आवे क्या। और हर बात में पहले क्यों साहब लगाते थे बात के आगे, क्यों साहब ये बात ऐसे, क्यों साहब ये बात ऐसे। तो कहने का ढंग, उनका बात करने का ढंग बहुत ही निराला था। तो शुक्ल जी के मन में बचपन से ही अपने जो ये स्मृति थी उनके मन में प्रेमघन कवि के प्रति, वो इतनी उनकी यादों में बसी हुई थी कि उन्होंने ये निबंध लिख डाला, प्रेमघन की स्मृति छाया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि संस्मरणात्मक निबंध क्या होता है, तो आप बताएंगे कि स्मृति के आधार पर जो चीजें याद रह जाती हैं और जब उनको किसी निबंध में लिख दिया जाता है तो वो एक संस्मरणात्मक निबंध बन जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि आपकी पसंद का कोई कवि, लेखक या कोई क्रिकेटर या कोई सिने स्टार जिसको आप बहुत पसंद करते हो, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे, आप उनके बारे में क्या जानना चाहेंगे। इस प्रकार के कुछ प्रश्न भी आपसे पाठ से अलग से पूछे जा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का ये लेसन आपको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट, कोई भी आपका क्वेश्चन आपके मन में इसके अलावा भी उभरता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू।